बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो लंदन में नवाज शरीफ ने एक हंगामी इजलास बुलाया है और इस इजलास में एक फ़ैसला मुतवक्के है और ये फ़ैसला बड़े अरसे से फंसा हुआ है। इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने खतरे की घंटी बजा दी है और बाज़ाब्ता तौर पर अब जो लड़ाई है वो शुरू होने वाली है। अब आवाम की आंखों में जो धूल है वो झोंकी जाएगी और गेम या ड्रामा इसको कह लें, इस तरह का जो है रचाया जाएगा और कि ये सब कुछ जो है नेचुरल लगेगा। जबकि इमरान खान के पीछे कौन है और चार जनरलों की कहानी क्या है, इस हवाले से GHQ के ज़राए ने खबर दे दी है और GHQ ज़राए से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। इस पर भी बात कर लेंगे। इसके साथ ही 5-6 बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त TLP और हुकूमत के दरमियान मामलात आज जो है वो तय पा चुके हैं और इस्लामाबाद में TLP के रहनुमा शफीक अमीनी के हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए मिलकर तरीक़ाकार तय किया है। तौहीन मज़हब की रोकथाम के लिए मुशावरत से एक लाए अमल बनाएंगे। इस सब के अंदर शफीक अमीनी साहब ने भी कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात मान लिए हैं। कराची था इस्लामाबाद लाइट जो लॉन्ग मार्च था वो जारी था, जिसको जो है हुकूमत ने जेलम के मकाम पर जेलम के करीब इसको रोक लिया था। अब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो जबकि हो चुकी है और डेडलॉक जो था वो भी ख़त्म हो चुका है। और इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने मजीद कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है। एक बेगुनाह खातून को गलत सजा दी गई और इसके अलावा भी उन्होंने मजीद कुछ बातें की। इस सब के अंदर जो है TLP का एक मुतालबा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी था। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के हवाले से तरीक़ाकार जो है वो TLP के सामने रख दिया गया है। साखदार ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। TLP और हुकूमत के दरमियान मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। दूसरी जानिब अदलिया जो है वो पहले से हुकूमत के निशाने पर है और जो है इस सब के दौरान जो है एतजाज़ अहसन साहब ने भी एक पिटीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दिया है कि सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा जो है ये एतजाज़ अहसन साहब के वकील होंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलाइल देंगे और ये बड़ी अहम जो है पिटीशन, इसको अहम पिटीशन के तौर पर देखा जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि पहले हुकूमत बामुकाबला अदलिया था, अब इसको क्या लें कि अदलिया बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन इस सब के दौरान जो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी एक हकीकत है और अब इसको ये कह रहे हैं, जाहिर बात है कि अब इसको इस तरह कह सकते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट। अब इसमें यह है कि इसका माहौल बन गया है जो कि अल्लाह करे कभी ना हो। ये चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में नहीं है और अल्लाह ना करे कि हालात इस तरफ जाएँ, लेकिन जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर साहब हैं। इन्होंने कहा कि जजेस खुद एहतसाबी करते हैं तो बाकी इदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एहतसाब से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी आइन में कोई अबहम नहीं है। बदअनवानी करने वाले का एहतसाब होगा और बिला तफरीक होगा। उन्होंने कहा कि बदअनवानी के मुर्तकिब पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब नैब और इलेक्शन कमीशन में होता है। बदअनवानी के काफ़ी मामलात मुख्तलिफ अदालतों में भी जाते हैं। बदअनवानी करने वाले को एहतसाब का जो सामना है वो करना पड़ता है, लेकिन जजेस अपना एहतसाब खुद करते हैं क्योंकि जजेस का मामला जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाता है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर भी वही जजेस ही बैठे हैं, वो अपने एहतसाब खुद करते हैं, इसलिए इसको खुद एहतसाबी का जो है अमल कहा जाता है। इंसाफ के तकाजे अगर सामने रखें तो अदलिया के अलावा दूसरे इदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। मतलब अदलिया जो है सबके एहतसाब ना करे, जिस तरह अदलिया खुद का एहतसाब करती है तो बाकी इदारे भी अपने एहतसाब खुद करें, मतलब खावें भी खुद और फिर जो है उसके बाद अपना एहतसाब खुद ही करें। और इसके वो कह रहे हैं कि आइन इजाज़त नहीं देता कि जजेस साहबान मुख्तलिफ इदारों को कंट्रोल करें। और इरफान कादिर ने साहब के अंदर ये भी कहा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, मतलब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का केस जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर पेंडिंग है तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। जज रिटायर भी हो जाएँ तब भी इनके खिलाफ केस चल सकता है, प्रोसीडिंग हो सकती है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिटायर्ड हुए या नहीं। इस सब के अंदर जो है उन्होंने कहा कि सदर और गवर्नर के सिवा किसी को अस्तना हासिल नहीं है, तो इनका इशारा साफ ज़ाहिर है जजेस की तरफ है कि इनको भी अस्तना हासिल नहीं है। लेकिन ये सब कुछ इनको बड़े गलत टाइम पे याद आता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो या रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है ये हो। तो अब जो है ये एक न्यू वार जो है अदलिया के ख़िलाफ़ ये शुरू होने जा रही है, जुडिशरी के ख़िलाफ़। और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि काफ़ी केसेस जो हैं वो देर समात हैं और फैसले जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आने मुतवक्के हैं, इसलिए जो है अब अदलिया को दबाव में लाने के लिए एक नया जो है ये आज बयान सामने आया है। और इस सब जो के अंदर जो है तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इन्होंने आज मुल्तान सेशन कोर्ट के अंदर अपनी कबल
गिरफ्तारी की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत दायर की और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि वो किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं थे और ना ही इसके हक़ में थे, लेकिन मैं जहाँ पे खड़ा था वहीं पे हूँ, मतलब वो तरीके इंसाफ में थे और वहीं पे हैं। मुल्तान सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर 5 मनगढ़ंत केसेट बनाए गए, 9 मई के वाक़यात पर जो है मेरे ऊपर 13 दफ़ात लगाई गई, लेकिन एक भी साबित नहीं कर सके। मुल्तान में जो है मैं नहीं था, 9 मई के वाक़यात वाले दिन मैं मुल्तान में नहीं था और लाहौर में था, तो मुझ पर जो है मुल्तान में FIR दर्ज कर ली गई। इंतज़ामिया कुछ तो खौफ खुदा करे। लाहौर में मैं अडियाला जेल में था और क़याद तन्हाई में था और मुझ पर इस तरह की जो है FIR इन्होंने दर्ज कर दी हैं। अदालत ने मेरी जो कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़मानत है वो मंजूर कर ली है और इसके अलावा उन्होंने अपनी रुदात भी सुनाई, किस तरह उनको अडियाला जेल में रखा गया, उनको जो है वहाँ पे नल का पानी जो है पीना पड़ता था और इस तरह की और भी इन्होंने जो है अपना वो बताया और कहा कि मेरे हाथ साफ़ हैं, मैं पूरी दुनिया में बतौर वज़ीर ख़ारजा इदारों के एहतराम की बात करता था। इसके अलावा शहरियार अफरीदी हैं, इनको आज मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है और इनकी रुदात जो है वो पहले भी मैं आपको सुना चुका हूँ। इस सब के अंदर जो है पंजाब हुकूमत मोहसिन नकवी को एक बड़ा धचका लगा है। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने जो है आज इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने इस इस्तीफ़े की जो वजूहात हैं वो उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा देता हूँ, काम जारी नहीं रख सकता और ये इस्तीफ़ा इन्होंने गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान को भिजवा दिया है। जबकि सब के अंदर जो है जहांगीर खान तरीन भी लंदन में है, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, अली जैदी, इन्होंने जो है कल क्लियर कर दिया है कि उन्होंने IPP जो है वो बाकायदा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और जो है वो आने वाले दिनों में कोई नया ब्लॉक बना सकते हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आने वाले हफ्ते में पेरिस जा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने किसी इवेंट में शिरकत भी करनी है और वापसी पे उन्होंने लंदन में कुछ मामलात जो है वो तय करने हैं। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कैद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापसी के हवाले से मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं का इंतहाई अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया है। इजलास में शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इलेक्शन की तारीख और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर भी जो है वो डिस्कशन होगी। अब इसमें जो है सबसे अहम वो ये है कि हुकूमत जो है वो मौजूदा असम्बली जो है वो 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। अगर 13 अगस्त को असम्बली मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील होती है तो इलेक्शन जो है वो 60 दिन बाद मतलब अक्टूबर में होंगे। लेकिन अब जो एक अहम बात है वो ये है कि असम्बली जो है वो 10 अगस्त को तहलील करने पर जो है गौर किया जा रहा है और 10 अगस्त को अगर ये असम्बली तहलील होती है तो फिर इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होंगे। मतलब असम्बली टेन्योर पूरा करने से अगर एक दिन पहले भी तहलील होती है तो फिर इलेक्शन 60 दिन की बजाय 90 दिन के अंदर होने हैं और इस तरह जो है ये 1 महीना इनको और मिल जाएगा। अब इसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस मामले को, इलेक्शन को आगे नहीं ले जाना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि इमरान खान पर या PTI पर जितना प्रेशर डालना था वो डाल दिया है और जितना उनको जो है झुकाना था वो झुका लिया है। अब ये ना हो कि इमरान खान को अगर मजीद टाइम दिया गया तो वो स्ट्राइक बैक ना कर दे। इसी डर की वजह से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है असम्बली तहलील करें और इलेक्शन करवाएं और जो बाकी मामला है उसको देखते हैं। अब इस सब के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कहते हैं ना कि बिल्ली 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो इनका भी वही हाल है कि 900 चूहे खाने के बाद ये हज की तैयारी कर रहे हैं और ये हुकूमत से जो है अब अलग होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अब किस तरह कि इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी इंटर्नशिप भी पूरी कर ली, वज़ीर आज़म के हवाले से इन्होंने वजारत ख़ारजा इंजॉय कर ली, तमाम ममालिक के दौरे भी कर लिए और इन्होंने हैरान कुन तौर पे जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में 18 के 20 दौरे किए हैं एक साल के अंदर। मेरे ख्याल में 18 दौरे हैं जिन्होंने एक साल की वजारत ख़ारजा के अंदर इन्होंने 18 जो है दौरे किए हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने इक़्तिदार के मज़े भी लिए हैं। अब ये जो है जाते जाते हीरो भी बनना चाह रहे हैं। इन्होंने बजट जब पेश हो रहा था इन्होंने कहा कि जी जो हुकूमत है वो 20% तनख्वाह बढ़ाना चाहती थी मुलाजमीन की, हमने 50% का दबाव डाला तो वो अब 35% जो है इंक्रीज़ की गई है। इस सब के अंदर जो है नजम सेठी वाला फड्डा भी है जो बज़ाहिर तो एक छोटा सा फड्डा है लेकिन जो है इसको एक बहाना बनाना है और हुकूमत छोड़नी है तो फिर कोई भी जो है वो कहते हैं ना कि कोई भी बहाना बनाया जा सकता है। तो अब ये सारा बोझ जो है नून लीग पर डाल के खुद हीरो बनना चाहते हैं। सवाद के अंदर ये आज अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब और इन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं कि वज़ीर आज़म कुछ कहे और बजट में जो है वो इसहाक डार जो वज़ीर ख़जाना है वो इसको हिस्सा ना बनाए और बजट में वो काम ना हो के मतलब वज़ीर आज़म साहब कोई हुक्म दें और वज़ीर ख़जाना उस पर अमल ना करें, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि जो हमारा बजट के अंदर जो इसहाक डार ने पेश किया है इसमें हमारा थोड़ा सा किरदार है। मतलब जो थोड़ा सा किरदार का मतलब ये होगा कि जो अच्छा किरदार है वो हमारा है, जो बुरा किरदार है वो उनका है। मतलब मीठा जो है वो हप हप और जो कड़वा है वो थू थू।
तो अब जो है इन्होंने वही जो है अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने 2-3 बातें और भी की हैं। इन्होंने कहा कि 9 मई के हमला करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे, इनको निशान इबरत बनाएंगे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हुआ है, 9 मई के वाक़यात का इनको क्या फ़ायदा हुआ है। अब इस तरह इन्होंने एक और बात भी की है कि जिस तरह मेयर कराची का इलेक्शन जीता है, इस तरह पूरे मुल्क का इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। अब बस मुल्क के लिए हम दुआई कर सकते हैं कि जिस तरह मेयर का इलेक्शन कराची में हुआ है, तो इससे अगर इन्होंने इसी तरह के जनरल इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इलेक्शन ना करवाए जाए, पैसा ज़ाया ना किया जाए, बल्कि जो है बाकायदा तौर पर जिस तरह इन्होंने ज़बरदस्ती मेयरशिप कराची के लिए, उसी तरह ये वज़ीर आज़म भी बन जाए और जो अवाम है फिर उसका देखा जाएगा। अब इस तरह यह है कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी कुछ खबरें कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और हाउस अरेस्ट की खबरें आई, और कुछ ये हुआ कि जी उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इन सब बातों की तरदीद कर दी गई। लेकिन ये है कि वो अंडर सर्विलेंस हैं और किसी से मिल नहीं सकते। अगर किसी से मिलना चाहें तो वो इजाज़त लेकर मिल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी को नहीं मिल सकते, कहीं जा नहीं सकते, और ना ही किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में वो शिरकत कर सकते हैं। किसी पॉलिटिकल कोई भी इवेंट है उसमें शिरकत नहीं कर सकते। अब इस सब के अंदर जो सलमान खान है, एक द नेशन के ये न्यूज़ एडिटर हैं, तो इन्होंने जो है 4 रिटायर्ड जनरल के हवाले से जो है बात की है। इन्होंने कहा है कि 4 रिटायर्ड जनरल हैं जो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते थे इमरान खान से आने वाली, अगर उनकी हुकूमत होती तो अब बाकायदा तौर पर उनके नाम भी लेना शुरू हो गए हैं। और कुछ ये भी कह रहे थे कि 9 मई के वाक़यात में इन रिटायर्ड जनरल का हाथ भी है। तो इनमें एक जनरल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते थे, एक जो ISI चीफ बनना चाहते थे, मतलब फैज़ हमीद के हवाले से भी कुछ बातें हैं, और एक जो है जनरल वो कोई भी ओहदा लेने पर तैयार था कि ताकि वो अपना सफ़र अगला शुरू कर सके। इसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम भी था, फैज़ हमीद का नाम भी था, और जनरल शुएब साहब होते हैं इंतहाई मेरे ख्याल में शरीफ बंदे हैं उनके हवाले से। अब GHQ ने जो है इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से किसी रिटायर्ड जनरल से इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, और ऐसा ना ही किसी का कोई किरदार सामने आया है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं और सिर्फ अफवाहें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिटायर्ड जनरल किसी कोई तफ्तीश चल रही हो या उनको जो है हमने अंडर इन्वेस्टिगेशन या कुछ इस तरह के मामला हो। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अभी तक अंडर सर्विलेंस है। खुश रहें, खुश रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।